कहाँ तक हुआ था प्लीज फटाफट बताना, जिससे आगे हम लोग स्टार्ट करें। निर्माणों के पावन युग में। थैंक यू। अच्छा हूँ ईशान, आप लोग कैसे हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। आ, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो सीन, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज ये पोएम का जो टाइटल है वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला है। निर्माण समझते हैं ना, निर्माण का कंस्ट्रक्शन, निर्माणों के पावन मतलब पवित्र, ये देखिए, युग में, समय में। और ये कविता कोई ऐसी वैसी कविता नहीं है, ऐसी वैसी मतलब कठिन कविता नहीं है, मीनिंगफुल पोएम है। एक मैसेज, एक संदेश देने वाली कविता है। हमें क्या संदेश दे रही है, हमें क्या सीख मिल रही है, आपको बताऊं। एक हमारे देश के महान प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमारे देश को एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। पता है सबको किसने दिया? वेरी नाइस ईशान, लक्ष्य सलोनी, बहुत अच्छा। और उसी नारे को और आगे बढ़ाने का काम किया एक हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री, और उन्होंने उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। क्या बात है निशित, वेरी नाइस। स्वयं नहीं, हाँ स्वयं सही है आपका। किसने तो बताया रॉन्ग? इंदिरा गांधी। लक्ष्य नो, राजीव गांधी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बस कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और क्यों कहा था? जब देश ने अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए हमने न्यूक्लियर बम का जो है परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण किया था, और उसके साथ में हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया था, तो उस समय उन्होंने देश को ये नया नारा दिया था कि अब सिर्फ जय जवान और सिर्फ जय किसान कहने से काम नहीं चलेगा। अब हमें विज्ञान को भी उतना ही महत्व देना पड़ेगा जितना हमने देश के किसानों को और देश के सैनिकों को दिया है। क्योंकि आज सिर्फ किसानी के दम पर जो है आप दुनिया पे राज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो नहीं नहीं, 1965 में, 1998 में, ठीक है। तो कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपके सामने स्क्रीन पे है, दिख रहे हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हिंदुस्तान की राजनीति के अजात शत्रु कहे जाते थे। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई दुश्मन न हो। ऐसे महान नेता थे, इनका कोई दुश्मन नहीं था। हाँ, विपक्षी हो सकते थे लेकिन विरोधी नहीं। तो देश के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, और महान नेता कहने के पहले मैं कहूं देश के महान कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कविता में हमें एक खास संदेश दिया है कि निर्माणों के पावन युग में आज का जो पवित्र समय है वह निर्माण करने का है। न्यू कंस्ट्रक्शन, न्यू क्रिएशन, क्रिएटिव माइंड होना बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है वह हमें और ज्यादा एक्टिव करने के लिए, ज्यादा प्रोडक्टिव करने के लिए, ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, है ना,
कि अब जो एजुकेशन होगा वो फ्रूटफुल होगा, मतलब फायदा देने वाला होगा आपको, न सिर्फ रिजल्ट अच्छा नहीं, समझे, सिर्फ अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। हैं कवि ने यहाँ पर क्या बताया निर्माणों के पावन युग में। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा कल्याण। मीनिंग देख लो थोड़ा सा। निर्माणों, सृजन, रचना, समय में हम चरित्र निर्माण, चरित्र, चरित्र मतलब कैरेक्टर, अपने चरित्र का सुंदर निर्माण करना न भूलें। तो अब जब हम आज के दौर में, आज के युग में कुछ नया कर रहे हैं, तो नया, पहले हम अपना चरित्र सुधारें, फिर हम कुछ नया करें। स्वार्थ साधना, स्वार्थ मतलब लालच, जो मीनिंग नहीं दिया वो भी मैं बता रहा हूं। साधना मतलब प्रयास, आंधी मतलब तूफान या दौर में, वसुधा मतलब धरती, पृथ्वी का, कल्याण मतलब भलाई न भूले। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो शब्द छूट गया हो उसे फिर से लिख लीजिएगा, पहले ये नोट कर लो। और मैसेज अभी कोई मत करो, हाँ, कम से कम 3-4 लाइन पढ़ाने के बाद ही फिर मैं मैसेज देखूंगा। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी निर्माणों के पावन युग कविता में हमें कुछ महान, कुछ बेहतर करने की सीख देते हुए कहते हैं, निर्माणों के पावन युग में आज का जो पवित्र समय है, आज का जो पवित्र वक्त है, वह कुछ निर्माण करने का है। निर्माण मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन, नया कुछ करो, कुछ नया बनाओ, कुछ बेहतर बनो, कुछ महान करो, कुछ यूनिक करो। लेकिन कवि कहते हैं जिस समय आप कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ महान कर रहे हैं, उस समय एक चीज मत भूलना, कि उस अच्छे के साथ में आपका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। मतलब कि वही व्यक्ति अच्छा कर सकता है जो अच्छा होगा ना। एक आतंकवादी से आप जो है गोली की जगह पर गुलाब देने की बात तो सोच नहीं सकते हो, क्यों गोली की जगह पे गुलाब देगा हमको, कि भैया हम आपको विचारों से सहमत नहीं है, राइट, वो तो गोली मारेगा। इसीलिए कवि ने कहा कि कुछ भी नया करने के पहले कुछ अपने आप को सुधारो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को अच्छा बनाओ, क्योंकि जब आप अच्छे रहोगे तो आपके द्वारा किए गए कार्य भी अच्छे ही होंगे। तो आज के दौर से क्या करते, स्वार्थ साधना की आंधी में, आज जो है ना लालच की, और लालच में कुछ ना कुछ पाने की एक जो आंधी चली हुई, एक हवा चली हुई है, एक कल्चर चल गया है। जैसे अगर आप लालच में हो, लालच में तो सारी दुनिया है, लेकिन फिर भी कभी कहते हैं लालच के आंधी में बहने के समय आप एक चीज सोच लेना, कि क्या आपकी लालच से, आपके स्वार्थ से, आपके फायदे से धरती का भला होगा क्या। अगर धरती का भला नहीं होगा, धरती पर रहने वाले लोगों को समस्या आ सकती है आपके लालच के कारण, तो इसका मतलब आपने अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को, अपने आप को सुधारा नहीं। क्योंकि इंसान सही मायने में वही महान माना जाता है जो अपने आप को सुधारे और दूसरों की मदद करे। अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते हो तो आप इस धरती पर 4 पैर के जानवर की तरह है। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। मतलब वह मनुष्य जो सिर्फ अपने लिए जीता है, वह 4 पैरों वाले जानवर की तरह है, जो घास और रहता है, सिर्फ अपना पेट भरना जानता है। ठीक है, इसका
भावार्थ में आगे आपको तो 1 सेकंड में स्क्रीन हटा रहा हूँ। पावन और पवन में ईशान, पावन का मतलब पवित्र होता है और पवन मतलब हवा होती है, दोनों में फर्क है ना। 1 सेकंड। हाँ, अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। हाँ, पवन चक्की वो तो अलग हो गया। पवन मतलब हवा होता है। पवन, हवा, वायु, ठीक है। तो ये अलग हो गया, मारुत भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पावन दिया है, पावन का मतलब पवित्र, शुद्ध, प्योर, दोनों में बहुत फर्क है। चरित्र का मतलब कैरेक्टर, मैंने बताया तो। चरित्र मतलब कैरेक्टर, इंसान का व्यवहार ही चरित्र कहलाता है। आपका चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, अच्छा है या खराब है। ठीक है, हमारे जो व्यवहार होते हैं उन्हीं व्यवहारों से, अच्छे बुरे व्यवहारों से चरित्र निर्माण होता है। तो अब इन लाइनों में कवि क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे देखें, बाकी का समझा पहले का। अभी भी किसी को कुछ डाउट लग रहा है तो पूछ लो। पक्का? लास्ट पैरा कौन सा? अभी एक भी पैरा पढ़ा है नहीं, सिर्फ 2 लाइन मैंने एक्सप्लेन किया बस। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, मीनिंग लिखा आपने। कवि कहते हैं कि आज का वक्त जो है कुछ निर्माण करने का, कुछ नया कार्य करने का है। आप नया क्या कर सकते हो? आप नया रिजल्ट निर्माण कर सकते हो। आप एज ए स्टूडेंट एक नई मिसाल कायम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कवि कहते हैं कि आप जो भी नया करना चाहते हो उसके पहले एक चीज ध्यान दो। क्या? अपना चरित्र निर्माण करना मत भूलना। मतलब आप जीवन में जो भी नया काम करना, जो भी महान काम करना, उसमें इंसान का चरित्र बेहतर बनने का प्रयास होना चाहिए। आदमी अच्छा ही हो आपके कामों से, वो बर्बाद ना हो। समझे ना? आप ड्रग्स बनाना तो दवा के काम में आनी चाहिए, लोगों के बर्बादी के काम में नहीं आनी चाहिए। तो वो नया निर्माण आपका जो है बेहतर होगा। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। साधना मतलब प्रयास, अदिति। साधना मतलब प्रयास, कोशिश, ट्राई। किसका प्रयास? स्वार्थ का प्रयास। आज आदमी अपने लालच को पूरा करने के प्रयास में ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहा है जैसे तेज हवा, आंधी। अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुना है सबने? अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुना है?
जिनके नाम से नोबेल प्राइज दिया जाता है? रोहित, क्या है ये? हाँ, नाम सुना है ना। सेमोल, आपके इधर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, बाकी किसी को ऐसा वॉइस का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप जो है एक बार लेफ्ट होके ज्वाइन हो जाओ। तो मैं अल्फ्रेड नोबेल का नाम इसलिए लिया, उन्होंने ना ये बनाया था, आरडीएक्स बनाया था, एक्सप्लोरर बनाया था। और किस लिए बनाया था, उसकी खोज क्यों की? उससे उन्होंने पहाड़ों को तोड़कर टनल बनाने के लिए ही उसका जो है निर्माण किया था, जिससे हमारे देश में पहाड़ों को तोड़कर टनल बनाए जा सके, ट्रेन की पटरियां बिछाई जा सके, ठीक है, जिससे हमारे देश की और तरक्की हो, इसलिए। लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया, उसी को बॉम्ब बनाने के लिए और उससे लोगों को मारने के लिए उसका दुरुपयोग किया। इससे वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने क्या किया, अपना कॉपीराइट दूसरे के दे दिया, और जो पैसा मिला उस कॉपीराइट से, उसी से उन्होंने समाज में शांति और अच्छाई का काम करने वालों को पुरस्कार देना शुरू किया। तो कवि ने भी यही कहा कि आज का युग निर्माण करने का है, कुछ नया करने का है, लेकिन आपको कुछ भी नया महान बेहतर करने के समय ये सोचना चाहिए कि इससे कहीं इंसान का चरित्र तो नहीं खराब होगा। इंसान पहले अच्छा बने, फिर उसके बाद काम अच्छा हो। अभी समझा? हाँ ईशान, आपने बिल्कुल सही कहा। होमी भाभा ने भी इसीलिए बनाया था, देश की सुरक्षा के लिए बनाया था, है ना। और हमने 1971 में ही बना लिया था। तो अब इन लाइनों का मीनिंग पहले देख लो फटाफट, फिर उसके बाद आगे मैं डिस्कस करता हूं। माना, मान लिया, अगम और अगाध, ये देखिए, अगम अपार, मतलब पार न किया जा सके, अगाध मतलब जिसे नापा ना जा सके, मापा ना जा सके, जिसकी गहराई अथाह, सिंधु मतलब सागर समंदर, संघर्ष मतलब प्रयास, स्ट्रगल का पार नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। किंतु डूबना, कहां डूबना? मझधारों में, लहरों के बीचों बीच। साहस मतलब हिम्मत को स्वीकार नहीं है, मंजूर नहीं है, स्वीकार नहीं है, मंजूर नहीं है। जब मैं मीनिंग बोल रहा हूं तो पहले प्लीज कम से कम मीनिंग लिख तो लो, फिर उसके बाद ना कुछ भी। आ, हनी, आप ना फिर से एक बार लेफ्ट होके ज्वाइन हो जाओ, आपको क्लियर आवाज आएगी, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। फटाफट रिज्वाइन करो। माना अगम अगाध सिंधु है, राहुल। अगाध का मतलब लिखा तो है वहां पे। पहले जो लिखा है स्क्रीन पे वो मीनिंग तो लिख लो पहले पूरा। माना अगम अगाध सिंधु है,
संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। इसलिए क्या करना है? जटिल समस्या सुलझाने को, जटिल मतलब मुश्किल, कठिन, मुश्किल, समस्या मतलब समस्या, प्रॉब्लम, सुलझाने को, नूतन मतलब नया, न्यू, अनुसंधान मतलब खोज, न्यू इन्वेंशन, न भूलें। अब ध्यान से सुनो, कवि वाजपेयी जी कहते हैं कि चलो मान लिया भाई, ये जो सागर है ना, समंदर है, वो अगम और अगाध है, मतलब इसे पार नहीं किया जा सकता है और इसकी गहराई को मापा भी नहीं जा सकता, मैं चलो मान लेता हूं। लेकिन समंदर को क्या लगता है, मेरे संघर्षों का पार है क्या? मेरे पास इतना संघर्ष करने की क्षमता है, इतना स्ट्रगल करने की क्षमता है, जिसको पार पाना बहुत मुश्किल है। कोई जानता नहीं है कि मेरे अंदर स्ट्रगल करने की कितनी कैपेसिटी है। किंतु डूबना मझधारों में, सागर के बीच में जाकर डूब जाना, थक जाना, मेरे साहस, मेरे हिम्मत को स्वीकार नहीं है, क्योंकि मैं हार मानना सीखा ही नहीं हूं। मैं, कवि कह रहे हैं हाँ, कि मैं मान लिया कि भाई बहुत लंबा है, बहुत गहरा है, लेकिन मेरा संघर्ष भी तो बहुत बड़ा है, और मैं बीच में जाके डूब जाऊं, ये मेरी हिम्मत को स्वीकार नहीं है। तो कहते हैं जटिल समस्या सुलझाने को, ये जो कठिन समस्या है, इसको सुलझाने के लिए, इसे हल करने के लिए हमें क्या करना है? कुछ नई खोज करनी है, कुछ नया तलाश करना है, कुछ महान काम करना है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया है। जटिल समस्या क्या है? वो जटिल समस्या है इंसान का, इंसान को समझना। कहते तो बहुत आसान है, आसान तो है, लेकिन समझता कौन है? अगर लोग समझते एक दूसरे को, तो शायद ये ह्यूमैनिटी, ये मानवता, ये इंसानियत, ये आदमियत खत्म नहीं होती। कवि ने कहा कि कुछ नया खोजना पड़ेगा, जिससे आपकी हिम्मत, साहस तो बनी रहे, लेकिन साथ ही इंसान का इंसान के साथ प्रेम भी बना रहे। समझा ये? 3 लाइन समझा? आइए इसका भावार्थ देखते हैं। ये देख लीजिए फटाफट। और अब जो नहीं समझा, 5 लाइन में से आप पूछ सकते हो। पार मतलब संघर्षों का पार नहीं है, संघर्षों की कोई सीमा नहीं है। नो डाउट। अरे वाह शौर्य, ठीक है, मीनिंग देख लो, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये भावार्थ आपके काम आएगा। लिखोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड सलोनी। चलो अब आगे की लाइन देखते हैं, वही जो पहली 2 लाइन थी। कौन सी? ये भी ले लो स्क्रीनशॉट, कंटिन्यू है उसका भावार्थ। ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका ले लिया। चलो आगे।
निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। अर्थात कवि कहते हैं कि आज के इस पवित्र निर्माण करने के समय में हमें सबसे पहले अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। अर्थात हमें अपने चरित्र का निर्माण करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज जो का लालच को प्राप्त करने के प्रयास की जो आंधी चली हुई है, उसमें धरती पर रहने वाले इंसान और रहने वाले प्राणियों की भलाई की बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। मतलब कवि कहते हैं कि हमें जीवन में जो भी काम करना है उसमें चरित्र का निर्माण और धरती का कल्याण दोनों बात होनी चाहिए। इंसान को अच्छा बनाने और इंसान की भलाई के काम, दो काम होने चाहिए, चरित्र निर्माण, वसुधा का कल्याण, ये दो चीजें होनी ही चाहिए। कोई डाउट? आगे की लाइनें देखिए। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कवि कहते हैं शील, एक एक मीनिंग लिखना ध्यान से। शील मतलब ज्ञान होता है, लिख लो पहले, ऊपर की लाइन में नहीं दिया है। शील ज्ञान, विनय विनम्रता पोलाइटनेस, आदर्श, आदर्श मतलब अच्छाई, श्रेष्ठता अर्थात महानता, एक सेकेंड, हाँ, आदर्श लिखा ना, आदर्श मतलब अच्छाई, श्रेष्ठता मतलब महानता, तार, अब यहाँ पे तार शब्द जो आया है इसको ध्यान से समझना। हाँ, कौन सा जय? जय कौन सा? दो लाइन नहीं समझा। ये लास्ट की दो लाइन नहीं है, ये स्टार्टिंग की दो लाइन है। और ये स्टार्टिंग की दो लाइन में कवि कहते हैं कि कुछ भी महान करने के पहले अपने आप को महान बनाओ, और जो भी आप प्रयास कर रहे हो लालच को अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करने हासिल करने के लिए, उसके पहले आप धरती पर रहने वाले लोगों की भलाई के बारे में सोचो। तो इसमें क्या नहीं समझा आपको? सबसे पहले अपना चरित्र बेहतर बनाओ और फिर लोग धरती पर रहने वाले लोगों की भलाई के बारे में सोचो। किसके पहले? कुछ भी नया निर्माण करने के पहले और अपने लालच अपने स्वार्थ के आदत को पूरा करने के पहले। ये दो काम करो, लेफ्ट और राइट दो पार्ट में कर दो, आपको दोनों अच्छा ही बुरा और मिल जाएगी ना। कहते हैं निर्माणों के पावन युग में, आज का युग जो है निर्माण करने का है, लेकिन पहले चरित्र निर्माण करो। आज लोग जो है लालच के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आप पहले धरती पर रहने वाले लोगों की भलाई के बारे में सोचो। क्या नहीं समझा इसमें? मीनिंग लिखो। ये लिखा, शील मतलब ज्ञान, विनय मतलब विनम्रता, आदर्श मतलब अच्छाई, श्रेष्ठता मतलब महानता। अब ये सब क्या है? शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, ये चारों किसकी तरह है? बोल के जैसे ना
गिटार में, वायलिन में जो तार होते हैं, वो तार न हो तो क्या वो बजेगा, उसमें से आवाज निकलेगी? ऐसे ही अगर इंसान के अंदर शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता नहीं हो तो उसके अंदर से कौन सी अच्छाई बाहर आएगी? कवि ने कहा कि शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता की तरह ही गिटार के तार होते हैं, और तार के बिना झंकार नहीं होती है। इसीलिए तार का होना उतना ही आवश्यक है जितना इंसान के अंदर अच्छाइयों का होना आवश्यक है। पहली लाइन समझा? मीनिंग लिख लो यार पहले। फिर दूसरी लाइन में देखो, शिक्षा, एडुकेशन, ज्ञान, सीख क्या स्वर साध सकेगी? स्वर मतलब आवाज, साध सकेगी मतलब पा सकेगी, साधना करना, प्रयास करना। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है? नैतिक आधार मतलब मॉरल, अच्छाई। अगर आपके अंदर शिक्षा ही नहीं है, शिक्षा रूपी आवाज नहीं है, तो आप कौन सी अच्छाई पा सकोगे? नैतिक, सॉरी, शिक्षा का, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है? यदि मतलब अगर आपके अंदर अच्छाई ही नहीं है, शिक्षा आपके कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं ला सकती है अगर आपके अंदर ही नहीं है। इसीलिए कवि ने कहा, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वॉइस ब्रेक हो रही है, आई नो। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कीर्ति मतलब ख्याति, प्रसिद्धि, फेम, मशहूर होना। कौमुदी मतलब चांद का प्रकाश, चांदनी। की गरिमा मतलब गौरव में संस्कृति का सम्मान न भूले। संस्कृति मतलब कल्चर। कवि कहते हैं कि अगर आपके अंदर अच्छाई नहीं है तो शिक्षा बेकार है, और अगर आपके अंदर संस्कृति के प्रति, अपने कल्चर के प्रति सम्मान की भावना नहीं है, तो ये जो कौमुदी मतलब चांद का प्रकाश है। अब क्यों ये उदाहरण क्यों दिया वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे रात को चांद का प्रकाश निकलता है तो प्रकृति का एक अलग रूप, एक सुंदर रूप दिखाई देता है, जैसे हमने पढ़ा था चांदनी रात में, राइट? तो कवि ने यहाँ पे कहा कि कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, चांद के प्रकाश में जो आपको सुंदर सीन दिखाई देते हैं, उसमें कहीं आप संस्कृति का सम्मान करना मत भूल जाना। क्योंकि जो दिखता है ना, सिर्फ वही नहीं दिखता है, उसके पीछे जो और बेहतर चीजें, जो सुंदर चीजें हैं, जैसे कि संस्कृति। संस्कृति क्या होती है? अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। आपकी जो सकारात्मक सोच है, जो अच्छा, जो महान करने की सोच है, आप उसका भी सम्मान करना। क्योंकि जो दिख रहा है वो तो रचना हो चुकी है, लेकिन उससे बेहतर करने की जो सोच आपके अंदर है, उसका भी सम्मान करना न भूलना, अर्थात उसका भी सम्मान अवश्य करना। क्योंकि जो लोग अच्छी सोच रखते हैं वही लोग जीवन में अच्छा करते भी हैं। क्लियर हुआ? हाँ, अब बोलो क्या डाउट है? इंटरनेट का तो सबका इश्यू है, ऐसा नहीं है। इंटरनेट का इश्यू सबका है। मेरा भी तो देखो, बीच बीच में एक एक कुछ सेकंड के लिए वॉइस ब्रेक हो जाता है ना? एक सेकंड, हाँ। इसका भावार्थ लिखेंगे, ये लीजिए।
शिक्षा क्या सोर्स आ सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है? अगर आपके अंदर अच्छाई नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, तो शिक्षा आपके अंदर कोई बदलाव नहीं ला सकती है। एक आप भी देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको सब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, है ना? झनकार है। झनकार का मतलब जो वॉयलिन गिटार बजाते हैं आप, तो उसका साउंड एको होता है ना, उसी को झनकार बोलते हैं। गूंज, जिसको हिंदी शब्द में बोलते हैं गूंज। संस्कार, आपको बहुत जल्दी है तो आप जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मुझे भी पता है टाइमिंग क्या है। हाँ जय, सही बताए। संगीत एकेडमी से जाता था। झनकार का मतलब संगीत की गूंज, आवाज की गूंज। ठीक है, भावार्थ इसका फटाफट नोट कर लो। अच्छा, झंकार एकेडमी में इसका भावार्थ जल्दी से लिख लो। लिख लो क्या, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। टेबल मतलब सरगम। अच्छा, तबला। ओ, गुड। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि कहते हैं कि आज के पवित्र समय में कुछ भी नया निर्माण करने के पहले इंसान को अपना चरित्र, अपने आप को महान बनाना चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। और आज के दौर में जो लालच की आंधी बही हुई है, उसमें इंसान को पहले धरती पर रहने वाले लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, फिर अपने और अपने फायदे के बारे में सोचना चाहिए। नैतिक मतलब अच्छा, मॉरल होता है। अदिति, नैतिक मतलब अच्छा होता है, मॉरल होता है। हाँ, तो यहाँ तक डन। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है सर, गुरु सर। ध्रुव सर, बाय स्टूडेंट, बाय बाय बाय। ध्रुव सर, सर डन। ओके सर। ओके, बाय सर।